हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी को। आप सभी के मुझे ढेरों मैसेजेस मिल रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे के। थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। एंड स्टूडेंट्स, दूसरी बात कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जो नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल शिप्रानॉमिक्स से, उनका कहना है कि मैम आपके बारे में बहुत लेट से हमें पता चला और आपका गाइडेंस चाहिए, हमें खुद से तैयारी करनी है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिलेबस से किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं मैम हमें तो बहुत लेट हो गया, हम अभी फॉर्म भर रहे हैं, क्या तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम। कोई भी तैयारी, आप ऐसा तो नहीं है कि हमने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ा नहीं है, कोई भी तैयारी करने के लिए आपके हाथ में अगर 45 डेज भी है तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। First, let me introduce myself, student. I am Dr. Shipra Srivastava, UGC NET qualified and PhD from Jammu University, and this is my mobile number 8439066995। और ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। यू कैन डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। स्टूडेंट, इस वीडियो के लास्ट में आपको मेरे ऐप का लिंक भी मैंने दे दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे आप लोग पूछते हो मैम इसको डाउनलोड कहाँ से करना है तो मैंने इसका लिंक दे दिया है, वैसे आप इसको गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है मैं उसको बहुत डिटेल में बताऊं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले ये जो नया सिलेबस है इसको 3 भागों में बांटा गया है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। ऐसा करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इसको कंफ्यूजिंग कर दिया गया। सीनियर सेकेंडरी लेवल का मतलब है कि आपको 10+2 के जो फंडामेंटल्स हैं उनको पढ़ना है। और इसके लिए आपको सबसे अच्छी बुक, आप पूछ रहे हो मैम सबसे अच्छी बुक बताइए, एक बुक से सब काम चल जाए, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक बुक से आपके सारे काम कम से कम इस एग्जाम में तो नहीं चल सकते, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो आपको पढ़ना है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। इसके आगे जो आपको ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है, तो धीरे धीरे क्या है आपका सिलेबस एडवांस होता गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ सीनियर सेकेंडरी लेवल में एक बुक आती है, के ड्वेज की बुक आती है। ठीक है, के ड्वेज की बुक में आपको काफी अच्छे से सीनियर सेकेंडरी लेवल की चीजें मिल जाएंगी माइक्रो में। और इसके साथ ही साथ जैन एंड ओहरी की बुक आती है। जैन एंड ओहरी की बुक में भी आपको जो कॉन्सेप्ट है काफी अच्छे से दिए हुए हैं। जैसे पहला अगर आप इसकी बात करो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। बहुत सारी ये जो आर्थिक व्यवस्था की जो सिंपल सी चीजें हैं ये आपको इन बुक्स में बहुत ही अच्छे से दी हुई हैं। इनसे आपको इकोनॉमिक सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन, कितने तरह की आर्थिक व्यवस्था होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना इजी सिलेबस रहता है क्वेश्चंस उतना ही डिफिकल्ट होता है, तो इनको भी बहुत ही अच्छे से करने की जरूरत है। डिमांड एंड सप्लाई, मांग क्या है, पूर्ति क्या है ना, किसी वस्तु की मांग को मांग कब कहेंगे, उसके कंपोनेंट्स क्या है, इस पर आपको सवाल आते हैं। वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने मैथ भी बता दिया है कि भाई यहाँ ये तो नहीं लिखा कि मैथ नहीं पूछे जाएंगे, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी तो है। तो आप लोगों में से जिन्होंने ये पूछा है कि मैम कॉन्सेप्ट लिखा है तो मैथ क्यों पढ़े, ये गलती नहीं कीजिएगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैथ भी इसमें पढ़ लेना है। और मैथ कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कंज्यूमर इसमें इलास्टिसिटी का मैथ बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है। प्रोडक्शन फंक्शन पर आप आ जाओ तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना। तो ये जो है इसमें आपको उत्पादन के जो 3 चरण हैं, 3 स्टेज हैं, उसके ग्राफ पर आप अच्छे से कमांड रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। और रिटर्न टू स्केल, पैमाने का प्रतिफल, इससे भी सवाल आते हैं लेकिन थोड़े मोड़े आते हैं। लेकिन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो प्रथम स्टेज है, द्वितीय स्टेज है, तृतीय स्टेज है,
ठीक है, किसमें टोटल प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, किसमें घटते दर से बढ़ती है, टोटल प्रोडक्टिविटी, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में क्या संबंध है। इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि अधिकांशतः एग्जाम में इससे सवाल आता है, आप इसको ओवरलुक नहीं कर सकते, या बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया, इसके ग्राफ पर कमांड रखिए। कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, कितनी तरह की लागत होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लागत का चैप्टर और बाजार का चैप्टर काफी कुछ मिलता जुलता होता है। जब आपको लागत पता होगी तभी आप मार्केट में बता पाओगे कि कोई फर्म शटडाउन कब करेगी, फर्म अपने दुकान को बंद कब करेगी। जब आपको लागत के बारे में अच्छे से पता होगा, स्थिर लागत क्या है, कुल परिवर्तनशील लागत क्या है, और किस लागत को पूरा नहीं कर पाती है फर्म तो दुकान बंद हो जाती है। कॉस्ट कर्व अलग से दिया है, इसमें ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट कर्व अलग से दिया है मतलब जितने भी लागत वक्र हैं उनकी विशेषताएं पूछी जाएंगी। कौन सा लागत वक्र है जो कि सीधा जाता है, कौन सा लागत वक्र है जो कि हॉकी स्टिक की तरह जिसका आकार होता है, जे आकार का होता है। ये सारी चीजें आप लोगों के सीनियर सेकेंडरी लेवल में है तो उसको बहुत डिटेल में चाहिए। तो प्रोडक्शन का ये जो चैप्टर मैं स्टार बना दे रही हूँ, इसको काफी बहुत बढ़िया से करके और इसके एमसीक्यूज को जितनी बार हो सके इसको सॉल्व कीजिए। रिवेन्यू एंड देयर रिलेशनशिप, कितने तरह के आगम होते हैं, प्रत्येक आगम में क्या रिलेशन है, मार्केट का आकार, फॉर्म ऑफ मार्केट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर देखो आपको बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया है कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार पढ़ना है। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल में जितना दिया है स्टिक कीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार पढ़ लीजिए और इसके साथ ही साथ इनके आगम किस तरीके के हैं, रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। अब यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी लेवल में केवल इतना है जो आपको माइक्रो का पार्ट दिया है। इसके बाद आप आ जाइए मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स पर। प्रवाह का कॉन्सेप्ट क्या है, चर का कॉन्सेप्ट क्या है ना, प्रवाह क्या है, स्टॉक क्या है, एक साल में जिसको मापते हैं, साल भर में मापते हैं तो वो क्या है, वो फ्लो है, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में मापते हैं तो वो क्या है, स्टॉक है। तो इससे आपको सवाल अच्छे खासे आएंगे क्योंकि देखो अलग से ये चैप्टर इसमें दिया है और इसमें आपको बांटने को आ सकता है, ढूंढने को आ सकता है कि कोई भी, जैसे राष्ट्रीय आय, ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट है कि फ्लो का कॉन्सेप्ट है ना। तो इस पर आपको ध्यान देना है और देखो चाहे जैसे भी सवाल किया जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी सवाल का जवाब देने में प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट एंड देयर रिलेशनशिप, जीएनपी एंड वेलफेयर। राष्ट्रीय आय क्या है, किस तरीके से उसकी माप होती है, इसमें आप 10+2 एनसीईआरटी की बुक को भी रेफर कर सकते हो। उसमें भी जो एग्रीगेट्स हैं, जो इसके समग्र है उसको अच्छे से दिया हुआ है, इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको अच्छे से दिया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक को भी आप इसमें रेफर कर सकते हो। अब इसमें आ गया मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। मुद्रा क्या है, उसके प्रकार क्या है, मुद्रा पूर्ति क्या है, हाई पावर्ड या उच्चाधिकार की मुद्रा क्या है, और कॉमर्शियल व्यावसायिक बैंक के अपने कार्य क्या है और वो किस तरह से क्रेडिट कंट्रोल करता है। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें खासकर उच्चाधिकार की मुद्रा और क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन, इनसे सवाल आते हैं। तो ये मेरा पढ़ाया हुआ भी है, इसका वीडियो आपको अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट में भी, जाके आप देख सकते हो। इसके बाद आ जाइए इंडियन इकोनॉमी के पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी इन इंडिया एंड मीनिंग एंड डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। गरीबी, बेरोजगारी के अभी के आंकड़े भी देख लीजिए, पीएलएफएस का जो एस्टिमेट आता है, और इनइक्वालिटी इन इंडिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट, अलग से ये चैप्टर दिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट। इसका मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने अकाउंट है ना, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और एग्जाम में क्या आ सकता है कि कौन से, किस हेड में कौन सी चीज जानी चाहिए, चालू खाते में क्या जाना चाहिए, पूंजीगत खाते में क्या जाना चाहिए, क्योंकि ये अलग से दिया है, मीनिंग एंड कंपोनेंट। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत क्लियर होना है कि अगर परिवहन से रिलेटेड कोई चीज है तो चालू खाते में जाएगा या पूंजीगत खाते में जाएगा। तो
ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही क्लियर होना है। इसके बाद आ जाइए, सांख्यिकी का बहुत ही छोटा सा चैप्टर दिया है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य, माध्यिका, बहुलक। लेकिन इसमें सांख्यिकी में मैं हमेशा बताती आई हूँ, सांख्यिकी के लिए आपको क्या करना है, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं परिभाषा हमने रट ली, उससे भी सवाल आते हैं। ज्यादातर सवाल आपके इसके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला को ही आपको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। या फिर सबसे अच्छा माध्य कौन है, सबसे अच्छा माध्यिका कौन है, माध्य, माध्यिका, बहुलक में सबसे अच्छा कौन है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे अच्छा माप हम किसको कहते हैं, माध्य को कहते हैं। तो माध्य का गुण और अवगुण उसको पढ़ लेंगे, और माध्यिका और जो बहुलक आप कहते हो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। माध्य का गुण और अवगुण बहुत ही बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसका जो अरिथमेटिक प्रॉपर्टी है उसको भी बढ़िया से देखना है, और सारे फॉर्मूलाज को ध्यान देना है। अब इसमें आप लोगों के राजस्थान यूनिवर्सिटी में नागर की बुक चलती है, बहुत ही अच्छी बुक है, इससे भी आप इसको कर सकते हो। नागर की बुक में बहुत ही बढ़िया से इसकी प्रॉपर्टी को दिया हुआ है। मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट, मौद्रिक अर्थशास्त्र के लिए देखिए, मौद्रिक अर्थशास्त्र के लिए मैं हमेशा बताती हूँ, यहाँ पर एमएल सेठ की बुक आती है, और एमएल सेठ की बुक में कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया से दिया हुआ होता है। आ जाए हम सेकेंड पार्ट पर, ग्रेजुएशन लेवल। ये करने की जरूरत ही नहीं, आपके छोटे से सिलेबस को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल का पढ़ा, अब आ जा रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल में। मतलब जो आपने डिमांड और सप्लाई वहां पढ़ा, यहाँ पर थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्शल का क्या अप्रोच था, हिक्स का अनादिमान वक्र क्या है, हिक्स और स्लस्की का प्राइस इफेक्ट क्या है, कीमत प्रभाव क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो कीमत प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों को हम मिला के कीमत प्रभाव कहते हैं। तो मैंने जो पढ़ाया है वो मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया है। प्रतिस्थापन प्रभाव अगर आपको पता होगा, आय प्रभाव पता होगा, तो दोनों को जोड़ करके हम कीमत प्रभाव निकालते हैं। कीमत प्रभाव क्या है, दो वस्तु है, एक की कीमत घट रही है तो दूसरे पर क्या फर्क पड़ रहा है ना। अगर सब्स्टिट्यूट गुड रहे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड में भी देखते हैं, और नॉर्मल भी हम देखते हैं कि उसी वस्तु की कीमत घट रही है, उसकी मात्रा बढ़ रही है, उसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, उसकी मात्रा घट रही है। तो यही सिंपली हिक्स और स्लस्की का प्राइस इफेक्ट है, जिसको उन्होंने इंडिफरेंस कर्व से दिखाया है। स्लस्की ने क्या किया और हिक्स ने क्या किया है, इसको मैंने ग्राफ से बहुत ही अच्छे से समझाया है कि नया अनादिमान वक्र यूज होता है, या हिक्स में पुराने वाले ही अनादिमान वक्र पर रहते हैं। तो इन सभी को ग्रेजुएशन लेवल में आपको करना है। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार जितने भी क्वेश्चन बैंक में आप देखोगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस से। आपको डिमांड और सप्लाई का ग्राफ दिया रहता है, एरिया को आपको डॉट करके बताना रहता है कि भाई इसमें उपभोक्ता का अतिरेक कहाँ पर है और उत्पादक का अतिरेक कहाँ पर है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से एच.ए. लाहूजा में दिया हुआ है। एच.ए. लाहूजा की बुक से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आपको द्विवेदी की बुक भी आती है। द्विवेदी की बुक में भी ग्राफ के साथ दिया हुआ है कि प्रोड्यूसर सरप्लस, अगर सरकार टैक्स लगाती है, करारोपण लगाती है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस की हानि कितनी होती है और कंज्यूमर सरप्लस की हानि कितनी होती है। ये भी आपसे एग्जाम में आता है सवाल, क्वेश्चन बैंक में इस तरह के सवाल भी है कि सरकार अगर राशनिंग करती है, अगर सरकार सब्सिडी देती है, उससे भी प्रोड्यूसर सरप्लस को हानि होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत ही बढ़िया से एच.ए. लाहूजा और द्विवेदी में दिए हुए हैं। तो आप लोगों में से जो भी तैयारी करना चाहते हो, आप इस बुक को और इस बुक को रेफर करेंगे। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, आधा आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल में दिया हुआ है। पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ना है, उसके साथ साथ मोनोपोली पढ़नी है। लेकिन आप एक चीज देखो, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, पूरे मार्केट को हम दो ही भाग में बांटते हैं। अब उधर मोनोपोली दे दिया है तो इम्परफेक्ट कंपटीशन इस तरफ दिया है, जबकि मोनोपोली भी इम्परफेक्ट में आता है, तो यहीं पर आना चाहिए था। तो थोड़े से सिलेबस में जो है कहीं कहीं पर कंफ्यूजन है, और बिल्कुल जो स्टूडेंट इसको पकड़ के बता रहे हैं वो बहुत सही आप बात बोल रहे हो। पूर्ण प्रतियोगिता उधर होनी चाहिए थी, एंड मोनोपोली को इधर ग्रेजुएशन लेवल पर बताना चाहिए था। खैर, मोनोपोली के साथ साथ ओलिगोपोली, कॉल्यूसिव, नॉन कॉल्यूसिव और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब आपने पूछा है कि मैम क्या बर्ट्रांड का मॉडल पढ़ना है, स्टैकलबर्ग का मॉडल पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ लीजिए।
जियोपॉली नहीं भी दिया है फिर भी पढ़ लीजिए, उसको छोड़िए नहीं। ज्यादा पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं है, कम पढ़ने पे नुकसान है। अगर सवाल आ गए तो यहाँ पर देखो एक हेड में लिखा हुआ है इम्परफेक्ट कंपटीशन, उसमें तो वो भी आ जाते हैं। स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है लेकिन उसको मत छोड़िए। डियोपॉली का मॉडल भी पढ़ लीजिए, स्टैकलबर्ग भी पढ़ लीजिए और बर्ट्रांड का मॉडल भी पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, ट्रेड साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड। अब आप लोगों का पूछना है मैम कंट्रोल ऑफ ट्रेड साइकिल में क्या आएगा? तो देखो मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर तो आपको किसी भी बुक पे मिल जाएगा। भाई मैं किसी बुक की बुराई नहीं कर रही हूँ, मगर जिंगन की बुक में ये कॉन्सेप्ट उतना अच्छा से नहीं है। एच.ए. लाहूजा की बुक मैक्रो में आती है, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से है। ठीक है, ट्रेड साइकिल या व्यापार चक्र भी उसमें बढ़िया से दिया हुआ है। कंट्रोल ऑफ ट्रेड साइकिल उस बुक में नहीं है। कंट्रोल ऑफ ट्रेड साइकिल आपको गार्डनर एक्ले की बुक में, जो कि बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक है, उसमें दिया हुआ है। तो कंट्रोल ऑफ ट्रेड क्या है, इसको आप बढ़िया से कर सकते हो कि जब व्यापार चक्र मंदी होता है ना, कभी कभी बहुत तेजी आ जाती है। दो चीजें दिमाग में रख के चलना कि अगर मंदी आती है तो क्या क्या चीजें की जा सकती है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। महंगाई आती है तो किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, है ना, इन दोनों को भी आप इसमें डाल सकते हो। व्यापार चक्र को ठीक करने के लिए, मतलब मंदी को ठीक करने के लिए, महंगाई को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आरबीआई क्या कर सकती है, कितने तरीके के ट्रेड कंट्रोल लगाए जा सकते हैं, ये सब आपको आएगा कंट्रोल ऑफ ट्रेड साइकिल, है ना। व्यापार चक्र में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है, आरबीआई क्या कर सकती, इस तरीके से आप अगर सोचोगे तो ये कंट्रोल ऑफ ट्रेड साइकिल बहुत ही इजी चैप्टर है। कोई बहुत बड़ा खतरनाक चैप्टर नहीं दिया हुआ है, बहुत ही इजी चैप्टर है कंट्रोल ऑफ ट्रेड। क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, मॉनेटरी का इसमें आ जाओ। थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, इन्फ्लेशन टाइप्स एंड कंट्रोल, बहुत ही सिंपल कर दिया है आपको। इन्फ्लेशन के एक तो कॉस्ट पुश और दूसरा डिमांड पुल, ये दो टाइप पढ़ लीजिए। कंट्रोल कैसे करना ये इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अभी इन्फ्लेशन बहुत तेजी पर था। इन्फ्लेशन के आंकड़े भी देख लीजिए, इन्फ्लेशन का ट्रेंड भी देख लीजिए कि इन्फ्लेशन अभी इंडिया में जो आया क्यों आया, है ना। इन्फ्लेशन अभी इंडिया में जो आया क्यों आया, उसके कारण क्या थे। होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना मैक्सिमम गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना मैक्सिमम गया, ये सब करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी को आप ओवरलुक मत करना। मैं यहाँ लिख देती हूँ बिकॉज ये करंट अफेयर से जोड़ करके इसको पढ़िए। इन्फ्लेशन का रेट मैक्सिमम बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखता आया है, मैक्सिमम कितना गया, उसको ठीक करने के लिए आरबीआई ने क्या किया। आरबीआई के द्वारा मैनेज फ्लोटिंग की गई थी प्रतिबंधित तिरन, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। ये भी चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे सवाल 101% आने हैं। थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, ये सब आप ध्यान से पढ़ो ना पढ़ो। इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड, ये तीन चैप्टर को बिल्कुल बढ़िया से पीएचडी कर लीजिए पढ़ाई करके। फिलिप्स कर्व से बहुत ट्रेडिशनल सवाल आते हैं। फिलिप्स कर्व किसके संबंध को बताता है, ओकुन लॉ भी पढ़ लेना। फिलिप्स कर्व के साथ ओकुन लॉ भी पढ़ लेना कि ओकुन लॉ क्या कहता है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले एक साल से हमारी इकोनॉमी में इतनी ज्यादा उथल पुथल चल रही है। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति इसमें सुधार करने के लिए बहुत काम कर रही है। तो खासकर मौद्रिक नीति, जितने करंट रेट्स चल रहे हैं मौद्रिक नीति के अंतर्गत, उनको ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार बता रही हूँ, इन्फ्लेशन के आंकड़े देख लीजिए। मैं तो जो मेरा अपना जो कोर्स है करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी में मैं ये आंकड़े कराती रही हूँ, तो स्टूडेंट आई होप आप लोग जो मेरे से पढ़ रहे हो उन्होंने ये नोट्स तैयार किया होगा। और जो अभी आप लोग खुद से भी तैयारी करना चाहते हो तो किसी भी साइट पर जाइए और बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का पहला पेज, सिर्फ पहला पेज, पिछले 6 महीने का पहला पेज कंपाइल करके निकाल लीजिए, आपको ये आंकड़े मिल जाएंगे। फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, थियरीज ऑफ ट्रेड जो ट्रेडिशनल पार्ट होता है अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का, उसको आप इसमें पढ़ते हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, सिंपल चैप्टर है। एफडीआई दो तरीके का होता है, एक ऑटोमेटिक रूट से आता है और दूसरा ऑन अप्रूवल, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस पर ये भी करंट अफेयर में काफी चल रहा था। साथ ही साथ स्टूडेंट अभी ब्लैक सॉन इवेंट भी हुआ था कि इंडिया से एफपीआई बाहर जा रहा था, तो वो चैप्टर भी इसमें इंपॉर्टेंट है। एफडीआई के साथ एफबीआई को छोड़ना मत, पढ़ लेना। मेजरमेंट एंड इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, देखो पीक्यूएलआई, एचडीआई, एचपीआई, जीडीआई,
इसमें मेनली आप इनके फॉर्मूलाज देख लीजिए कि किस तरीके से इसकी माप होती है, कितने कितने कंपोनेंट्स इसके होते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अपकिरण का माप। अपकिरण मतलब आंकड़े, जो हम आंकड़ों को प्लॉट करते हैं और आंकड़े बिखरना शुरू करते हैं, तो इसकी माप हम कैसे करते हैं। सहज संबंध गुणांक आपको पढ़ना है, सिंपल और रैंक कोरिलेशन, आंकड़ों को इसमें इसके फॉर्मूलाज को देख लेना। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। सांख्यिकी नागर की बुक से ही कर लीजिए, लेकिन सांख्यिकी में फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और इंडेक्स नंबर पर भी फोकस इस पर देना है। इसके बाद आ जाता है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। राजस्थान अर्थव्यवस्था में वन से संबंधित, वाटर, मिनरल, लाइव स्टॉक रिसोर्सेज, इनसे संबंधित फैक्ट्स पढ़ लीजिए। रिसेंट जो प्लानिंग योजनाएं जो चल रही हैं राजस्थान में, वहां जो विकास के प्रोजेक्ट्स हैं, बस 2-3 चीजें यहाँ पर याद रखनी है आपको। एक तो वहां पर जो योजना चल रही है, बाकी पढ़ो ना पढ़ो, योजना पक्का पढ़ लेना। आर्थिक सर्वेक्षण नहीं छोड़िएगा, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े आपको पूछे जा सकते हैं। बजट से आए ना आए, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े आते हैं। योजनाएं क्या चल रही है, 2 चीज, और 3 क्षेत्र पढ़ लो, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। इसमें अगर इतना भी आप कर लेते हो तो आप 80% कवर कर लेते हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये पूरे सिलेबस में क्या है, पूरे सिलेबस में ये 3 चीजें हैं। इसके अलावा मेजर वेलफेयर स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसी में आपको स्कीम का ही नाम दे दिया है। SC ST के लिए कौन सी स्कीम है, अपंग लोगों के लिए कौन सी स्कीम है, महिलाओं के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, ओल्ड एज पीपल के लिए क्या है ना। तो ये जो इतना बड़ा सा यहाँ तक सिलेबस दिया है, ये केवल योजनाओं में कवर हो जाएगा। और इसके बाद फार्मर्स एंड लेबरर्स, तो ये आपको एग्रीकल्चर में आ जाएगा। सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री, तो ये जो मैंने 5 कंपोनेंट आपके बांट दिए, इससे बाहर इसको नहीं पूछा जाएगा। अब आ जाओ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, जिसको बोल रहे हो मैम बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, कहाँ से पढ़े। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ये आपको HL आहूजा की बुक में मिल जाता है। आहूजा का PDF आपको हिंदी में भी उपलब्ध है, ठीक है। ये पूरा आहूजा की बुक में मिल जाता है। ISLM थोड़ा टेक्निकल होता है, ISLM को ठीक से पढ़िएगा। ISLM कर्व कैसे बनाया जाता है, इसकी शिफ्टिंग होती है तो कैसे होती है। रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। मौद्रिक नीति प्रभावी है या राजकोषीय नीति प्रभावी है, तो कीन्सवादियों के बीच में और मौद्रिकवादियों के बीच में हमेशा ये आर्गुमेंट चलता है कि भाई कोई कहता है फिस्कल पॉलिसी अच्छा है, कोई कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी अच्छा है ना। अगर फिस्कल, इसमें आपको क्राउडिंग आउट का इफेक्ट भी पढ़ना है। मॉनेटरिस्ट का कहना है ना कि कीन्सवादियों का कहना है कि भाई सार्वजनिक व्यय बढ़ता है तो हम अर्थव्यवस्था को मंदी से निकाल सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक व्यय बढ़ता है तो क्राउडिंग आउट का इफेक्ट आता है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्राउडिंग आउट का इफेक्ट कैसे आता है ना, क्योंकि अलग से आप लोगों के चैप्टर में इसको अलग से मेंशन किया है, मतलब ये इससे सवाल आएंगे। मंडेल फ्लेमिंग मॉडल इंटरनल इकोनॉमी और एक्सटर्नल इकोनॉमी दोनों को मिला करके बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई इंटरेस्ट रेट जहां ज्यादा होगा, इन्वेस्टर वहीं पे इन्वेस्ट करेगा। स्वान मॉडल नया जोड़ा है, लेकिन स्वान मॉडल कुछ भी नहीं है, ये भी आपको इंटरनेशनल की बुक में मिल जाएगा। ये आपको इंटरनेशनल की बुक में अवेलेबल होगा, ध्यान रखना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मॉडल, लुइस मॉडल, हैरड डॉमर, सोलो एंड कार्डोर, मात्र 4 मॉडल दिया है तो मात्र 4 मॉडल पढ़िए। रिग्रेशन एनालिसिस, अब देखो इसके बाद आपको रिग्रेशन पर आ गए। सैम्पलिंग टेक्निक, ओनली कॉन्सेप्ट, कोटा सैम्पलिंग क्यों करते हैं, प्रतिदर्श क्या है, ये सारी चीजें केवल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म में LPG का मॉडल बहुत ही ट्रेडिशनल चैप्टर दिया है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। पब्लिक गुड क्या है, प्राइवेट गुड क्या है, इसमें आपको पहचानने को आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है जो पब्लिक गुड है, कौन सी वस्तु है जो प्राइवेट गुड है। GST वेरी इंपॉर्टेंट, GST को लेके अभी हंगामा हुआ था भाई, GST में लॉस हुआ था, जिसको सारी स्टेट कह रही थी कि लॉस को कंपेंसेट कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिए थे। और अभी GST का कलेक्शन फिर से बढ़ा है और GST की दरों को लेकर के भी GST चर्चा में रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट इन बजट बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। किस तरह के डेफिसिट होते हैं, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, फॉर्मूलाज ले लीजिए।
करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, इसको न्यूज़पेपर से कवर करने की जरूरत है क्योंकि कोई भी बुक इतना अपडेटेड नहीं होता और शॉर्टकट वाले चीजें कहीं से नहीं पढ़िएगा। ये भी अभी मैं इसको भी तैयार कर रही हूँ मेरे खुद के ऐप के लिए। करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आज और कल मैं अपडेट कर दूंगी। मैंने जो अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर जो मैंने ग्रेड 1 का कोर्स दिया हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं 1-2 दिन में अपलोड कर रही हूँ। तो जिन्होंने भी कोर्स लिया हुआ है आप चिंता मत करना, इसको अपडेट बिल्कुल जरूर करूंगी। थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हेक्सारोलिन का फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। तो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आपको देखो एक तो सिद्धांत पढ़ने हैं, फिर अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी पढ़नी है। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल गोल एंड फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में क्या आ जाएगा, आपको फूड सिक्योरिटी में एनएफएसए के बारे में पढ़िए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, कितनी योजनाएं चल रही हैं, ये सारी चीजें इसमें कवर कीजिए। एंड स्टूडेंट एक क्वेश्चन बैंक साथ साथ लेकर के चलिए, यूथ पब्लिकेशन का भी आप ले सकते हो, बहुत सारे सवाल हैं। अरिहंत का भी आता है, अरिहंत का लेवल थोड़ा हाई है, मैं यूजीसी नेट वालों को सजेस्ट करती हूँ अरिहंत बनाने के लिए, लेकिन ग्रेड 1 के लिए या अन्य एग्जाम्स के लिए मैं यूथ पब्लिकेशन को बताती हूँ, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन का जो एमसीक्यू का गाइड है काफी बड़ा है, लेकिन उसके भी जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं उस पर रिलाई मत कीजिए। आप पढ़ रहे हो अपने अकॉर्डिंग उसको देखिए और किताब से उसको वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो आई होप टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैंने आप लोगों को बहुत सारी टेक्निक और बहुत डिटेल में सिलेबस बताया है। एंड स्टूडेंट ये सिलेबस मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर भी डाला हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट इससे पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको खुद से तैयारी करनी है खुद से भी कर सकते हैं, और अगर मेरे ऐप से जुड़ के करेंगे तो ये सारी चीजें आपको एक जगह उपलब्ध भी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।